हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मां काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार हम वीडियो पर वीडियो ला रहे हैं, वो भी आपके लिए, और बेहतर तैयारी करवा रहे हैं। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप सभी को करवा रहे हैं, वो भी एकदम समाधान के साथ। आपका 20 ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में बताते हैं, लेकिन उस 20 ऑब्जेक्टिव से आप सभी का कम से कम नहीं तो 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता होगा, और कुछ हद तक 100 ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्यार देते रहें और लाइक एकदम जरूर ठोक दें। कम से कम लगता है कि भाई लाइक ठोक दिए, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि साइंस पार्ट 6 लेके आए हैं आप सभी के बीच। तो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो अभी इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग बिल्कुल पहले सारा वीडियो को देखिए। आपको आपका भले 2 घंटा 3 घंटा जाएगा, हो सकता है आपका 1.5 GB नेट खत्म हो जाए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इससे बाहर कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, अपना जो वीडियो अब लगभग रखिए कि वीडियो 9 तक बनेगा साइंस का, तो वीडियो 9 तक बनेगा। 6 आ चुका है, 7, 8, 9 3 वीडियो बचा हुआ है। ये 3 वीडियो और आएगा, वो तीनों को भी आप सभी को देखना है। और ये 6 वीडियो, 6 3 9 वीडियो है, यानी 9 दूनी 18, 180 प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं। और मेरा गारंटी है कि वो 180 प्रश्न आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है। इसीलिए आप 100% पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, बहुत लोग मैथ्स का वीडियो नहीं देखते हैं, वो मैथ्स का भी वीडियो देखिए। केवल साइंस से काम नहीं चलेगा बच्चा, पूरा ऑल का ऑल सब्जेक्ट में फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो साइंस का पार्ट 6 लेके आए हैं हम लोग, सभी आदमी को पता है। तो ये आप लोग जान चुके हैं कि ये मां काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप लोग डेली क्लास होती है। और आज का ये पार्ट 6 है साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव का। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका बेहतर तैयारी हो। और एक वीडियो हमने अपलोड किया है कि मैट्रिक देने से पहले ये 10 जो गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, उस गलतियों आपसे ना हो, इसीलिए ये 10 पॉइंट को आप जरूर नोटिस कर लें। वो वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, आप फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए और एक भी जरा सा गलती नहीं करना है। ठीक है, और बेहतर रिजल्ट देना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग अपना लाइन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, और ये प्रश्न आपको देखने के साथ लग जाता होगा कि ये पीरियोडिक टेबल का प्रश्न है। तो जो कॉम्पिटिटिव लाइन के स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो वो वीडियो को भी अंत तक देखेंगे। अब बाकी बात जो 10th के बच्चे हैं वो जरूर वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, अब हमारा पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी, जो नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है, आप लोग देखे होंगे नया वाला पीरियोडिक टेबल। कितने बच्चों ने देखे हैं? एक बार बता दे, फटाफट कमेंट कर दीजिए कि भाई नया पीरियोडिक टेबल आपने कितने बच्चे ने देखा है। ठीक है, नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है यानी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें बहुत सारे तत्वों के नाम हो गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सारे, बहुत सारे एल्युमिनियम, ये सब बहुत सारे तत्व के नाम होंगे, वो पीरियोडिक टेबल है। वो क्या है? पीरियोडिक टेबल। उसको हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। आज आवर्त सारणी से प्रश्न करने वाले हैं। तो आज आवर्त सारणी को आप लोग एकदम, अगर आपके बुक में होगा या कहीं और होगा तो एक मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। तो आवर्त सारणी अपने घर में चिपका लें और उसको गौर से देखें। सारा आवर्त सारणी का प्रश्न आपका हल हो जाएगा सिर्फ उस पीरियोडिक टेबल को देखकर। चलिए, तो प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, ये जो नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है, इसकी खोज किसने की? मेंडलीव ने की, मोसले ने की, रदरफोर्ड ने की या डाल्टन ने की? इनमें से किसने ये खोज की है? ये आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो देखिए, आप लोग जान जाइए प्यारे बच्चों कि भाई मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की है।
लेकिन ये नया वाला जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, इसके खोज करता है वो क्या, मोशले जी। यानी बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, मोशले। फटाफट। और हाँ, आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में 1 से लेकर 20 नंबर तक नोटिस कीजिए और प्रत्येक का आंसर मेरे आंसर देने से पहले उस आंसर को लिखिए और लास्ट में अंत में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मतलब कितना सही हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि भाई आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग हैं, प्रश्न है। अब वर्ग क्या होता है और आवर्त क्या होता है समझिए। देखिए, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होते हैं, सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग जान जाइए थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप का पीरियोडिक टेबल होता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। पहले 2 वर्ग होते हैं, पहले जो 2 वर्ग होते हैं वो हमारा होता है क्या, एस ब्लॉक का वर्ग, एस ब्लॉक का। और इसमें जान लीजिए पहली कतारें, दूसरी कतारें, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो आप देखिएगा नया वाला पीरियोडिक टेबल में 7 गो ऐसे ऐसे लाइन होगा। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 6 7, ये 7 बॉक्स ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अगर गिनती कीजिएगा तो कहीं कहीं नंबर में भी लिखा रहता है। और अगर ऊपर से गिनिएगा तो कितने ऐसे हैं, कॉलम कितने हैं, ये रो, इसे कहते हैं रो। कितने रो हैं, 7 रो हैं। इसी रो को कहा जाता है आवर्त। अगर पूछे कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं तो आप कहिएगा 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। पूछेगा वर्ग कितना है, 1 2 3 4 5 ऐसे से गिनिएगा तो 18 वर्ग हैं। टोटल वर्ग कितने हैं, 18। और 18 वर्ग हैं, वर्ग को ही हम लोग समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह। तो पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, वर्ग पूछ रहा है ना भाई, तो आंसर होगा 18। यानी आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी जो है नया वाला पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने वर्ग हैं तो 18 है। कितने आवर्त हैं तो 7 है। समझ में आ रहा है, फटाफट एकदम लाइक ठोक दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। अभी अच्छे से समझिएगा, आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर कलम को, या क्षैतिज कलम को, या तत्वों का समूह को, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको प्रत्येक समझाते हैं, प्रत्येक का लाइन बाय लाइन। अभी तुरंत आपको बताए कि ऐसे जो लाइन रहता है जिसको आप लोग रो कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है, वो रो होता है क्षैतिज कॉलम। और रो को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। तो क्षैतिज वाला जो कॉलम होता है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होता है इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, ऐसे ऐसी। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे ऐसी, और क्षैतिज का मतलब ऐसे ऐसी। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, तो क्षैतिज वाला पूछेगा तो क्या होगा, आवर्त, और ऊर्ध्वाधर पूछेगा तो वर्ग। पूछ क्या रहा है, आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं, तो भाई ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहते हैं ना वर्ग, ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहते हैं। तत्वों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आवर्त सारणी। क्या कहते हैं भाई, आवर्त सारणी, है कि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, मजा आ जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कि मोसले की आवर्त सारणी अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी, ये जो नया वाला आवर्त सारणी है मोसले जी का, कहता है कि इसमें तत्वों को सजाने का आधार क्या है। तत्व को जो सजाया गया है वो किस आधार पे सजाया गया है। प्यारे बच्चों, अब पीरियोडिक टेबल का तो बेसिक से क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप लोगों को फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आए डॉबेराइनर। कौन आए, डॉबेराइनर जी आए। उन्होंने कौन सा नियम दिया, त्रिक नियम, याद है सभी को। उन्होंने त्रिक नियम दिया, लेकिन इनका आधार क्या था, इन्होंने परमाणु को सजाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। किस आधार पे सजाया था प्यारे बच्चों, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। समझ में आ रहा है। फिर आए क्या, न्यूलैंड्स। कौन आए, न्यूलैंड्स आए, ठीक है। न्यूलैंड्स भी क्या किए, इन्होंने दिया अष्टक नियम। क्या नियम दिया, अष्टक नियम। कौन नियम दिया, अष्टक नियम। किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया।
इन्होंने भी अपना जो पीरियोडिक टेबल तैयार किया था उनमें कुछ किस आधार पे सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। फिर आए मेंडलीव, कौन आए, मेंडलीव आए, और मेंडलीव ने भी अपना परमाणु द्रव्यमान पर ही अपना पीरियोडिक टेबल सजाया था या नहीं सजाया था। लेकिन अब जो नया वाला जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, वो है किसका, मोसले जी का। अब इनका आधार क्या है, तो ये क्या किए, परमाणु क्रमांक के आधार पे सजाए हैं, और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी जो नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर। अगर आपसे पूछता कि पहले वाला जो पीरियोडिक टेबल था न्यूलैंड्स का, डॉबेराइनर का या मेंडलीव का, वो किस पर आधारित था, तो उनका कहना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, कहा जाता है कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, 7। अब समझिए, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या जब गिनिएगा, किन्हीं के पास पीरियोडिक टेबल होगा तो गिन लेना है, पीरियोडिक टेबल होगा तो गिन लेना है। अब पहला वाला आवर्त में जब गिनिएगा पीरियोडिक टेबल में, तो आपको दिखेगा 2 तत्व, एक दिखेगा आपको हाइड्रोजन, फिर लास्ट में आपको दिखेगा हीलियम। तो पहले आवर्त सारणी में 2 ही तत्व हैं। दूसरे में देखिएगा तो दूसरा वाला में जब देखिएगा तो 8 है, तीसरा में भी 8 है, चौथा में 18 है, फिर 18 है, फिर आपको है 32 से ज़्यादा, 32 से ज़्यादा, फिर लास्ट में है 32 से कम, 32 से कम। समझ में आ गया? यानी 32 से ज़्यादा नहीं है, 32 है। क्या है? 32 है, ठीक, ये 32 है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व, तो 2 आप गिन लीजिएगा, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हीलियम। फिर दूसरा में, दूसरे आवर्त में कितने, तो दूसरे आवर्त में टोटल 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32 से कम। समझ में आ गया? तो आप अगर बताइएगा कि बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो पहला वाला जो फर्स्ट है उसमें सबसे छोटा कहें उसको, क्योंकि उसमें 2 ही तत्व हैं। और सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वाला। छठा वाला जो है ये सबसे बड़ा आवर्त है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन है, तो पहला, और सबसे बड़ा कौन सा है भाई, छठा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? फटाफट एकदम, जो लाइक नहीं ठोके एकदम लाइक ठोकिए, ठीक है। मोसले के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया। ये जो नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है। तो प्यारो बच्चों जान लीजिए आप लोग कि नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है, आप जो नया वाला पीरियोडिक टेबल देखते हैं, वो नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है इस टाइप का है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, आप लोग देखे होंगे नया वाला पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये इस टाइप का तत्व है, ठीक है, ये है, ठीक। तो ये नया वाला पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोग समझिए, ठीक है। ये नया वाला पीरियोडिक टेबल है, मोसले का आवर्त सारणी है ये, ठीक है। इसमें 7 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये अलग से 2 बॉक्स बनाए गए हैं, आप लोग देखे होंगे। ये पहला से लेके दूसरा वाला जो है, जहां हाइड्रोजन लिखा रहता है, फिर इधर हीलियम होता है, फिर रुकिए हम ब्लैक पेन यूज करते हैं, आप लोग को अच्छा से क्लियर दिखेगा। फिर लिथियम रहता है, बेरिलियम रहता है, फिर बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सॉरी लिथियम, सोडियम, ओह सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, ओह चलिए मिट गया ये ना। चलिए आप लोग अच्छे से समझिए प्यारे बच्चों
कि ये जो नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, लाल वाला से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है इसमें अच्छे से समझना है आप लोगों को। समझना ये है, ठीक है। थोड़ा मेरा आदत है, जानते हैं क्या, डिटेल से समझाने का। जब तक हम डिटेल से नहीं समझाते ना, हमको मन ही नहीं लगता है, ठीक है। पहला वाला है वर्ग 1, 2, इसे एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अच्छे से समझिएगा बच्चों, इसे एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। पहला और दूसरा, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, यहां हाइड्रोजन लिखा होगा, देख लीजिएगा, इधर हीलियम लिखा होगा, फिर इधर लिथियम होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, ठीक है। कार्बन के बाद आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस टाइप का आपका पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, घर में होगा। हम इसको डिटेल से आपको समझाते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है। मेरा आदत है थोड़ा सा कि वीडियो लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हम करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए, आप समझिए, पहला और दूसरा वाला जो पीरियोडिक टेबल का वर्ग होता है, आप सभी को पता है कि इस ऐसे हम गिने तो वर्ग या समूह, और ऐसे अगर कहें ऐसे ऐसे तो आवर्त, ऐसे ऐसे कहें तो आवर्त, हम तीर मार देते हैं आवर्त। तो आवर्त की संख्या कितनी है सबको पता है, कितना, 7। वर्ग की संख्या कितनी है तो 18, यहां से आइएगा तो 18 वर्ग हैं टोटल, ठीक है। अब अच्छे से समझना है आप लोगों को, पहला वाला जो 2 वर्ग है ना, पहला वाला जो 2 वर्ग है इसे एस ब्लॉक कहा जाता है। फिर 3 से लेके इधर बाकी का जो हो गया आपको 12 तक, ठीक है। 3 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 3 से लेके 12 तक जो तत्व है इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व 3 से 12, और इसे ही डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, डी ब्लॉक का तत्व, यानी 3 से लेके 12 तक। फिर बाकी जो आपको ये बचा 13 से, यहां 13 से होगा, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 13 से लेके 18 जो हुआ ना, ये आपका हो जाता है कौन सा ब्लॉक बताइए फटाफट, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक का तत्व इसे कहा जाता है, यहां से लेके यहां तक। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, डी ब्लॉक में 10 घर हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घर है, 10 घर हैं। डी ब्लॉक में कितने हैं, 10 घर हैं, ठीक है। बाकी बात एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक नीचे में होता है, प्यारे बच्चों देख लेना, एफ ब्लॉक नीचे होता है। जिनके पास पीरियोडिक टेबल है फटाफट पीरियोडिक टेबल में देखिए जाके, सेम टू सेम ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछे कि एस ब्लॉक की संख्या कितनी होती है आवर्त सारणी में, तो आपको कहना है 2। डी ब्लॉक की संख्या कितनी होती है तो बोलना है 10। पूछेगा पी ब्लॉक की संख्या कितनी होती है तो 6। पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक में कितने हैं तो 14 वर्ग हैं। ये फिक्स हो गया दिमाग में। अब फिर से समझिए और अच्छे से, इसको हम क्लियर कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। ये जो 18 वाला जो वर्ग होता है अंतिम वाला, ये 18 वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और शून्य वर्ग जो कहा जाता है, और इसे शून्य वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी तत्व होते हैं, कौन कौन, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन, यानी ये नंबर, ये ट्रिक है मेरा, ठीक है। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, रियल में इसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो तत्व है ये अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और इसकी संयोजकता शून्य होती है क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो शून्य वर्ग इसीलिए इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है ना, अब समझिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि मोसले के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है, तो भाई वर्ग 18 में या शून्य में, या यहां अगर शून्य भी रहता, समूह शून्य अगर रहता तो क्या नहीं होता आंसर, ये भी होता। तो समूह 18 में अक्रिय गैस है।
अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहते हैं, इसमें कंफर्म होने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा कंफर्म है। अक्रिय गैस बोलिए या नोबेल गैस बोलिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा मेरा आदत है वीडियो को लंबा करने का, ठीक है। मोसले के आवर्त सारणी में हेलोजन को किस समूह में रखा गया है? अब ये हेलोजन को किस में रखा गया है? हम तो जान गए कि भाई वर्ग 18 में अक्रिय गैस को रखा गया है, फिर हेलोजन को किस में रखा गया है? तो अक्रिय से थोड़ा सा पहले, अक्रिय से थोड़ा पहले, अक्रिय कितने नंबर में? 18 नंबर में ना। वर्ग 18 में अक्रिय है हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ये अक्रिय गैस है। वर्ग 17 में आ जाइए, वर्ग 17 में आ जाइए। फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, ये सभी जितने भी हैं वर्ग 17, इसी को हेलोजन कहा जाता है। तो पूछ रहा हेलोजन को किस में रखा गया? भाई वर्ग 17 में ना, वर्ग 17 में हेलोजन को रखा गया है। बताइए कितना मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आप लोग फटाफट एकदम, हरे पूरा पीरियोडिक टेबल, ऑफलाइन का क्लास रहता तो अभी पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म करते, तभी क्लास ऑफ करते। संयोग से ये ऑब्जेक्टिव का क्लास है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या था? अभी थोड़ा देर पहले हम बता दिए थे। मेंडलीव, डोबेराइनर और न्यूलैंड्स, ये तीनों का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। मोसले का क्या था? परमाणु क्रमांक। तो अभी क्या आंसर पूछ रहा है? मेंडलीव का आवर्त सारणी, परमाणु द्रव्यमान मारिए ना भाई, बी नंबर करेक्ट आंसर है या नहीं है ना? एकदम फटाफट आप लोग का एकदम बेहतर तैयारी हो गया बच्चा। टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है डरने की क्या बात है जब सागर सर अपने साथ है। अभी सागर सर है आप सभी के बीच और कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे बाबू। किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले पीरियोडिक टेबल का जब चार्ट बनाए थे बताए थे कि जो डी ब्लॉक होता है ना उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक कहीं दिख रहा है क्या? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, बी नंबर में मारिए बी फटाफट। मजा आया या नहीं आया? संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें और डिटेल्स बता देते हैं। एस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, इसको तो संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब एस ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये क्या है ना, एस ब्लॉक में दो घर होते हैं, आपको सबको पता है कि एस ब्लॉक में दो वर्ग, वर्ग एक, वर्ग दो। वर्ग एक के तत्व को कहा जाता है क्षारीय धातु। कौन सी धातु? क्षारीय धातु। और वर्ग दो के तत्व को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सिर्फ इसी तरीका से वीडियो को एकदम देखते रहिए अंत तक। पूरा आज केमिस्ट्री खत्म करना है बच्चा, 20 ऑब्जेक्टिव में केमिस्ट्री खत्म करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है? आप सभी पीरियोडिक टेबल देखिए, वही हाइड्रोजन पहला वर्ग का पहला तत्व है। एस ब्लॉक का पहला वर्ग में रहता है हाइड्रोजन। तो कहता है हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है? कौन सा ब्लॉक में रखा गया बताइए फटाफट। एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल निकालिएगा ना तो एस ब्लॉक में पहला तत्व हाइड्रोजन ही है कि नहीं है? चलिए आगे चलिए। 11 नंबर कहता आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? कौन सा है जो सबसे हल्का धातु है? तत्व नहीं पूछा है, धातु पूछा है। समझिए, जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे हल्का है। अब अगर आप देखिएगा धातु इधर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब आप देखिएगा तो धातु जो होते हैं ये पीरियोडिक टेबल का हम ऐसे सेट बना देते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब आप देखिएगा ना, ठीक, तो धातु लगभग इधर रहते हैं, इस साइड में सारे धातु हैं। और आप देखिएगा तो आप देखिएगा पहला वाला वर्ग में हाइड्रोजन तो गैस है, ये लिथियम धातु है। तो ये लिथियम सबसे हल्की है, इसलिए ऊपर भी है, याद रखना है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यानी पूछ रहा है कि सबसे हल्का धातु पूछेगा तो क्या मारना है? लिथियम मारना है।
अगर पूछता सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तब इससे भी ऊपर में आप देखिएगा यहां हीलियम रहता है। तो हाइड्रोजन को अगर हम कहें कि सबसे हल्की तत्व कौन सी है, तो हाइड्रोजन से भी हल्की होती है हीलियम। हीलियम, ठीक है, समझ में आ गया। वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। चलिए आगे प्रश्न की ओर भाई। अब कहता है आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी क्या है? लोगों को लगेगा सर लोहा है, सर लोहा बहुत भारी लगता है सर। फिर किसी को लगेगा सोना है सर, नहीं सोना नहीं है। ऑस्मियम है, बिल्कुल ऑस्मियम है। ऑस्मियम सबसे भारी है। आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा सबसे नीचे में ऑस्मियम रहता है। तो ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। पूछेगा सबसे भारी धातु ऑस्मियम। समझ में आ रहा है? फटाफट एकदम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एस उपकोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए, एस ब्लॉक में कितने वर्ग, जितने वर्ग उतने इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक में आप देखिए 2 वर्ग, तो एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, पी में 6 ब्लॉक होता है, देख लीजिएगा ऐसे ऐसे गिन के 6 वर्ग है। डी ब्लॉक में गिन लीजिएगा 10 गो होगा, एफ ब्लॉक में 14। तो पूछेगा एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो भाई 2। अगर क्वेश्चन रहता कि पी उपकोष में सबसेल, पी उपकोष में यानी पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं? 6। डी उपकोष में 10, एफ में 14। जो पीरियोडिक टेबल बनाता है उसके लिए ये पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालता है ना, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बच्चे निकालते हैं उनको पता होगा कि एस पर अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं, पी पर 6, डी पर 10, एफ पर 14। याद रहेगा? फटाफट चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब बताइए आपकी प्रश्न 1 था, हमने कितना कराया? 3 एक्स्ट्रा कराया, तो हुआ ना 4 प्रश्न। इसी प्रकार से अगर 20 प्रश्न आपको कराए तो कितने हुए? 20 चौके 80 हुआ या नहीं हुआ? चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा कहता है कि डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए, फटाफट बताइए। डी में कितने? 2, 6, 18 या 10? 10 ना, अभी तुरंत बताए ना। डी में कितने? 10। पी में कितने? 6। एस में कितने? 2। और एफ में कितने? 14। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मजा आ रहा ना? चलिए कहता है नोबेल गैस की संयोजकता कितनी होती है? अभी तुरंत बताए थे जब नोबेल गैस का चर्चा कर रहे थे। नोबेल गैस को हम लोग किस वर्ग में रखते हैं? बताइए, फटाफट बताइए। नोबेल गैस को हम लोग किस में रखते हैं? वर्ग 18 में। और उसी को शून्य वर्ग कहा जाता है। उसकी संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? तो 0। अब संयोजकता कैसे निकालते हैं? देखिए, एक नोबेल गैस लिखिए, जैसे हीलियम है, फिर नियॉन है, कोई भी ले लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, किसी का आपका इच्छा करेगा सर नियॉन का लेते हैं, बिल्कुल लीजिए ना नियॉन का ही। नियॉन की परमाणु संख्या होती है 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम लोग, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। बिल्कुल, इसका भी घर पूरा है, इसका भी घर पूरा है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म। 2 इसको दे दिए, 8 इसको दे दिए, आपके पास क्या बचा? लड्डू। तो इसका मतलब है कि नियॉन की संयोजकता कितनी होगी? 0। तो नियॉन क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय बोलिए या नोबेल बोलिए। तो अक्रिय गैस की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है या नहीं होती है? फटाफट एकदम मजा आ गया वीडियो को देख के, नहीं? चलिए अब 16वां प्रश्न आ गया हमारे बीच। कहता है कि किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, तो वह तत्व किस ब्लॉक का तत्व होगा? किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, वो किस ब्लॉक का तत्व होगा? ये प्रश्न है, स्वाभाविक है। तो देखिए, इससे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप गौर से देखिएगा, हम छोटा सा बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बड़ा आसान है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अभी जो 2, 8 करके निकाले वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक अफबाऊ मॉडल है। आप लोग पढ़े होंगे कि यदि अगर हमें निकालना हो, मान के चलिए आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? अफबाऊ मॉडल से।
आप लोग को पढ़ाया गया है अफबाऊ मॉडल 1s2 2s2 2p6 कितना हो जाएगा 2 2 4 6 4 10 10 आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 क्योंकि परमाणु क्रमांक इसमें कितना है 11, तो 11 हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। अब आप बताइए कि आप गौर से देखिएगा तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में गया, एस सब सेल में गया, तो इसका मतलब है कि सोडियम एस ब्लॉक का तत्व होगा। और आप देखिएगा तो सोडियम पहले वर्ग का एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। उसी प्रकार से जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, पी उपकोष में। कैसे? जैसे देखिए नियोन की बात करते हैं, नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है 10, सबको पता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? आप देखिएगा तो अंतिम 2 2 4 6 4 10 10 पुर गया है, तो P अंतिम में P अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया, P सब सेल में। इसका मतलब नियोन जो है P ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? P ब्लॉक का। तो अब क्वेश्चन है कि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश करता है तो वो किस तत्व, किस ब्लॉक का तत्व होगा? भाई P ब्लॉक का। समझ में आया? तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालिए, सीखिए। देखिए मेहनत कीजिएगा तब रिजल्ट होगा, बिना मेहनत का रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, आप हाथ पे हाथ धरे रहिएगा, सोचिएगा मेरा रिजल्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे गुस्सा जाते हैं पढ़ते पढ़ते, हो जो होगा देखा जाएगा, अब नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे करने से बाबू नहीं होगा, गुस्साने से नाश होता है। समझ में आ गया? गुस्साने से नाश होता है। कबीर जी कह गए हैं, ठीक है, चिंता से चिता जले, दुख से घटे शरीर। चिंता कीजिएगा तो आपका चिता जलने में समय नहीं लगेगा, और दुख कीजिएगा तो शरीर भी घटने में समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए दुख भी नहीं करना है, चिंता भी नहीं करना है। केवल क्या करना है? केवल वीडियो को देखना है, लाइक ठोकना है एकदम उमच के, और क्या करना है बताइए? और प्रैक्टिस करना है। जितने ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके रिजल्ट होगा। ठीक है, रिजल्ट ऐसे नहीं होता है। आपके माँ बाप आप पे खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? उनको आपसे लोभ नहीं है। किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा एकदम, मेरा बेटी कमा के हमको दे, मेरा बेटा कमा कमा के हमको घर बना दे, बिल्डिंग बना दे। कभी आपके माँ बाप ये नहीं चाहते। हमारे पेरेंट्स हमसे ये चाहते हैं कि हम उनका किस प्रकार से इज्जत करते हैं, सम्मान, एक समाज में उनका सम्मान बनाए, इज्जत बनाए, और वो सम्मान आप बनाइएगा। और कैसे सम्मान बनेगा? तो वो बेहतर रिजल्ट करके। ठीक है, तो जब तक बेहतर रिजल्ट अपने पेरेंट्स को नहीं दीजिएगा आप लाकर, तब तक वो खुश नहीं होंगे। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आएंगे। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो भाई ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो भाई पहले सबसे पहले समझिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब आप बताइए एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। तो कभी कभी बच्चों पूछा जाता है कि ओजोन का सूत्र क्या है। ओजोन का सूत्र आप फटाफट लिख दीजिएगा O3। क्या लिखिएगा? O3। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो आंसर 3 करेक्ट है। अब पूछेगा ओजोन का सूत्र क्या है, तो O3। समझ में आया? तो 2 प्रश्न यहां से हल हो गए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अच्छे से समझिए कि बाईं से दाईं और कैसे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए। जैसे देखिए एक पीरियोडिक टेबल है, हम यहां पर एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल है, मान के चलिए ऐसे करके कुछ पीरियोडिक टेबल है। अब क्या है आप अच्छे से समझिएगा, इस साइड में जो है ना ये वाला, इस एरिया में ये होता है हमारा क्या, पी ब्लॉक। क्या होता है? पी ब्लॉक। और बीच में होते हैं डी ब्लॉक, और ये होते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, अब अच्छे से समझना है कि अगर हम ऐसे खड़े हैं, ये पीरियोडिक टेबल है, इस तरफ क्या है? पी ब्लॉक,
इस तरफ क्या है S ब्लॉक, बीच में क्या है D ब्लॉक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, बाईं से दाईं ओर मतलब किस ब्लॉक की से किस ब्लॉक की तरफ, P ब्लॉक से किस तरफ, S ब्लॉक की ओर अगर आप जाइएगा तो परमाणु का साइज क्या होगा। सिंपल सा बात है कि इधर से इधर जाएंगे तो हमेशा बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो छोटा होगा ना, घटेगा ना, तो परमाणु का साइज क्या होता है, घट जाता है। बी नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी के संबंध में त्रिक नियम दिया था। भाई अब त्रिक नियम किसने दिया था, जर्मनी का कौन सा साइंटिस्ट था जिसने त्रिक नियम दिया था। प्यारे बच्चों हम फर्स्ट में ही बता दिए थे कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम, डॉबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो डॉबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, त्रिक नियम। तो डॉबेराइनर कहीं दिख रहा है क्या, ए नंबर मार दीजिए, ए नंबर में डॉबेराइनर। डॉबेराइनर ने कौन सा नियम दिया भाई, त्रिक नियम। याद रहेगा या नहीं रहेगा। कभी कभी पूछता है कि डॉबेराइनर कहां का था, तो जर्मनी का था। डॉबेराइनर कहां का था, जर्मनी का था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये अंतिम प्रश्न है बच्चों, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, यानी कौन से साइंटिस्ट हैं, डॉबेराइनर है या न्यूलैंड या मेंडलीव है या मॉसले है, जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। अब अष्टक नियम इनमें से किसने दिया था, तो डॉबेराइनर तो त्रिक नियम दिया था, तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक। और ये अष्टक नियम किस पे है, संगीत के सारे गामा पौधा निशा पे है। तो समझ में आया। तो आज का ये 20 जो प्रश्न है इतना वीवीआई प्रश्न है। आज का सारा प्रश्न पीरियोडिक टेबल से था। तो पीरियोडिक टेबल जिस बच्चे का कमजोर है वो एक पीरियोडिक टेबल साथ में रखे और उस पीरियोडिक टेबल को हाथ में रख के पुनः इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके उसको समझ में आएगा, तब लगेगा वाकई ये पीरियोडिक टेबल कितना आसान है। और जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लें प्रयास करके। ठीक है, बुक सब में दिया भी रहता है, हम कोशिश करते हैं। अब ये वीडियो सब्जेक्टिव का है नहीं, सब्जेक्टिव का लेंगे तो बहुत बच्चे वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव चाहिए, धट देके एकदम चट मंगनी पट बिहा फटाक देके एकदम। उसका शादी भी ऐसे होगा जो चाहता है कि एकदम 10 मिनट में उसका संसार एकदम हो जाए अपना, तो उसका शादी भी उसी टाइप का होगा ना, चट मंगनी पट बिहा, सुने हैं ना। चलिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 7 लेके, उसमें हम बायोलॉजी के भर के प्रश्न लाएंगे और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो था वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट 7 आएगा उसमें बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।